कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो उसके स्टील सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो लड़कियों को वहाँ अपने आप को लिमिट करना चाहिए, वरना पर लड़कियाँ करना चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो पाकिस्तान की शान थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भी एज अ मेटलर्जी इंजीनियर हुए थे। और जो गूगल के अभी सीईओ हैं करंट, वो संदीप पिचाई, वो भी जो है वो मेटलर्जी के इंजीनियर। Assalamualaikum, this is Hafiz Anil Usman, graduated from Metallurgy Engineering Department from NLD University of Engineering and Technology। आज का जो हमारा सेशन है वो 2023 एंड 2024 में जो बच्चे एनडी में एनरोल होना चाहते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए है कि अगर वो कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेटर है, और गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की बात करें तो कौन कौन सी फील्ड में वो आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो मेटलर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है, जिससे मैं खुद भी ग्रेजुएट हुआ, और उसके लिए हमने जो है वो आज हमने एक बहुत अजीज गेस्ट को बुलाया है जो वैसे तो मेरे जूनियर है, मगर एक्सपर्टीज और काम के लिहाज से वो हमारे सीनियर माने जाते हैं क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है हर चीज में। तो वेलकम करते हैं नेशनल सोफी स्पीकर, वेरी वर्सेटाइल एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड मिस्टर अशर अहमद खान को। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह करम में, आप खैरियत से पहुंच गए यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। आप सबसे पहले मैं बताता चलूँ, ये हमारे डिपार्टमेंट के हमारे जूनियर हैं, मगर काम के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से ये हम इनको सीनियर समझते हैं अपना, और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी फख्र की बात है क्योंकि जितनी चीज़ें उन्होंने की हैं, नेशनल सोफी स्पीकर हैं, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं। मेटलर्जी में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो खैर अशर भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा। खैर, इट्स द रिस्पेक्ट यू कैरी फॉर मी। अच्छा भाई, जरा बच्चों को ये बताएं कि आपकी ये 3 साल की जर्नी किस तरह की रही, क्या आप एनडी में आए और क्या 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 मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? ओके, तो देखो मुश्किलात तो आपको देखें बेसिकली हर जगह मिलेगी, बट इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव कि आप उस जर्नी को किस तरह देख के चल रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट माई जर्नी, माई यूनिवर्सिटी लाइफ, आई हैव सीन इट वेरी एम्पावरिंग। मुझे बहुत अच्छे मुझे लोग मिले, मुझे बहुत लोगों ने अपलिफ्ट किया, और मैंने बहुत चीज़ें लर्न करी यूनिवर्सिटी में आके, विच थिंग्स दैट आई हैव लर्न बिफोर। मुझे यूनिवर्सिटी में आके बहुत सारी चीज़ें पता चली कि आपने बेसिकली फ्रेंड्स, एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, फ्रेंड्स लाइफ होती है, हाउ टू कपल अप विद दैट, हाउ टू सर्वाइव विद दैट। तो यहाँ पे आके बहुत चीज़ें पता चलती हैं, आप बहुत आगे लर्न करते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कहते हैं ना, एक अनहोनियाँ भी होती हैं, उससे भी आपको सीखते हो। इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल नहीं, अबाउट। मुझे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि या खासकर एनडी की अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू है कि आपको टाइम पर पहुंचना होता है, और एनडी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, ये आपको जरूर सिखाती है कि आपके टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होती है। इसके बारे में आप क्या बता दें? देखें, ये पार्ट जो आप कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क एथिक्स। तो देखें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे जाएं तो उनकी टाइमिंग्स होती है, जैसे अगर 8:30 पे अगर क्लास है, इट्स अपॉन योर ड्यूटी कि आपने 8:30 पे पहुंचना है। ऐसा ही। ठीक है, अगर आप 8:30 के बाद लेट हो जाते तो टीचर का कोई इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। तो ये बेसिकली आपको ट्रेन करना होता है कि आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है। आपको एक जगह जब 8:30 का टाइम दे दिया, सो आपने उस टाइम पे पहुंचना है। तो इट्स बेसिकली योर ट्रेनिंग फॉर 4 ईयर्स। जब आप चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जैसे इंटर में हमारी कोई रूटीन नहीं होती इंटर तक। ऐसा ही जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, हमारी थोड़ी सी रूटीन फॉलो होना शुरू करती है। ओके, ये हमें पता चलता है इस टाइम पे क्लासेस हैं, इस टाइम पे ब्रेक है, और इस टाइम पे हमें घर जाना है। हम खुद पंक्चुअलिटी को फॉलो करने शुरू करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू अवर प्रैक्टिकल लाइफ, वी आर गोइंग टू इन अवर एक्सपीरियंस लाइफ, जहाँ पे ये चीज़ें हमें कैरी करनी पड़ती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। चलिए, मैं आपसे जरा मेटलर्जी के बारे में पूछ लूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन, आपने बच्चों को बताया। आप मुझे जरा ये बताएं कि मेटलर्जी की जो फील्ड है वो बेसिकली बच्चों को आइडिया नहीं होता इस चीज का कि मेटलर्जी क्या है। हालांकि केमिस्ट्री में बच्चे अक्सर पढ़ते हैं इंटर में, मगर मेटलर्जी का वर्ड क्या है और मेटलर्जी में बच्चा क्या किस चीज के बारे में पढ़ता है, थोड़ी थोड़ी डिटेल आप मुझे बता दें मेटलर्जी के बारे ओके, अच्छा, अगर टू बी ऑनेस्ट, जब हम खुद यूनिवर्सिटी आए थे, हमारा खुद एडमिशन होता है, इंक्लूडिंग यू एंड मी एज वेल, तो हम भी, हमारे लिए भी मेटलर्जी इट वाज वेरी न्यू फॉर अस। टू बी ऑनेस्ट, इट वाज वेरी न्यू फॉर अस। और जब हमसे कोई पूछता था कि आपने एडमिशन लिया है, मेटलर्जी में लिया है, होती क्या है ये, पर हमें भी एक्सप्लेन करना पड़ता था उस टाइम पे सामने वाले को कि व्हाट इज मेटलर्जी। बट नाउ वी आर टोटली अवेयर कि अब क्या है मेटलर्जी, वी सी द स्कोप ऑफ इट। बेसिकली मेटलर्जी जो है एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप मेटल्स, पॉलीमर्स एंड सिरेमिक्स को स्टडी करते हैं इन वेरी डीप स्टेट। ओके, यहाँ पे आपके पास अलॉय डिजाइनिंग आ जाती है, मटेरियल सिलेक्शन आ जाती है। तो
अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास स्टील सेक्टर है जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयड होते हैं मोस्टली क्योंकि पाकिस्तान में डिज़ाइनिंग कम है, तो फिर हम स्टील सेक्टर में ही ज़्यादातर होते हैं। अगर डिज़ाइनिंग हो तो हम हमारी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। जिस तरह आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए तो मेटलर्जिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वर्थ है वहाँ पे। नहीं देखिए, मैं आपकी बात कर दूं, देखिए यहाँ पर बच्चों का मेन जो मसला है वो ये है कि स्टील मिल हमारी जो है वो मेन बंद हो चुकी है। तो बच्चे बड़ा परेशान है इसके लिए कि अगर हम मेटलर्जी को चूज कर लेते हैं या स्टील सेक्टर कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, जो मटेरियल है बस उसकी भी जॉब आपकी स्टील सेक्टर में आ जाती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसे है स्टील सेक्टर जहाँ पर हम इजीली अभी बच्चे जॉब कर सकते हैं? देखें, स्टील सेक्टर तो अभी भी हैं काफ़ी सारे, पर आपकी बात जो आपने कही है कि बिकॉज ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री की ही हैं, उसके लिहाज से अभी स्टील सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुके हैं, कुछ ऐसा ही इंडस्ट्रीज अभी बंद हो चुकी हैं। बट डू यू नो कि यही मेन रीज़न है हमारे इकोनॉमिकल डाउनफॉल का। आपको पता है कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो उसके स्टील सेक्टर पर डिपेंड करती है। ऐसा ही है, चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना की एग्जांपल ले लें, रशिया की ले लें, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, दे आर रिच इन रिसोर्सेज, दे आर रिच इन जीडीपी, उनका स्टील सेक्टर बहुत हाई है, उनकी प्रोडक्शन बहुत हाई है। क्यों? हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है कि जब एक कंट्री की प्रोडक्शन हाई होती है ना, स्टील की प्रोडक्शन हाई होती है, इसका मतलब क्या है? अगर स्टील की प्रोडक्शन हाई है तो इसका मतलब है स्टील की डिमांड है। ऐसे देखिए, अगर स्टील की डिमांड है तो इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इन टर्म्स ऑफ मनी ऐसा बन रहा है लोगों का। आपने देखा होगा जब से 2015 के बाद से हमारी जो है पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो चुकी थी, ऐसे और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल कहा जाता था, और वो अभी भी है, बस वो बंद पड़ी है। उसके बाद से ही हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। नहीं, हमारे प्रोफेसर अक्सर ये कहते हैं कि अगर स्टील मिल आपकी ओपन होती तो मेटलर्जी में अभी जैसे 60 बच्चों का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे 200 बच्चों का एडमिशन होता, क्योंकि वहाँ वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी जॉब करने की। इस बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसी का सवाल जो मैंने पहले जवाब दिया उसी के अंदर छुपा हुआ है इसका जवाब भी, कि अभी आप जानते हैं कि स्टील मिल्स अभी बंद हो रही हैं। पाकिस्तान स्टील मिल भी बंद हो चुकी है, बहुत सारी स्टील मिल्स अब समझें अगर 100% भी तो वो 30-40 पे चल रही हैं। अभी प्लान बंद होता है। प्लांट बंद हैं तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी डाउन हुई हैं। बट एक ये चीज़ है कि कराची के अंदर, सिर्फ कराची की बात करें तो कराची के अंदर अभी फिलहाल सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, एक दाऊद यूनिवर्सिटी और एक एनईडी यूनिवर्सिटी। ठीक। तो अगर आप कंबाइन करें, अगर उस तरफ से 40 बच्चे एक बैच में निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ से 30 बच्चे निकल रहे हैं, तो कंबाइन करें 70 स्टूडेंट्स हैं। और टोटल हमारी अगर देखा जाए तो स्टील मिल वैसे तो बहुत सारी हैं, अगर सिर्फ स्टील मिल की बात करें और अगर हम अपने आप को लिमिट करते हैं सिर्फ स्टील मिल में, तो अभी जो करंटली भर गई हैं वो 10-11 हैं, समझे आप? तो 70 टू अराउंड 10 का रेशियो बन रहा है। तो इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ वेरी गुड नंबर कंपेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड, जहाँ पे एक बैच में तकरीबन 350 से लेके 400 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, और फिर उनके लिए जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो ही एज सेक्शन कंपेयर टू दैट वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे लिए नजर। नहीं, हाँ, ये तो मैं बताऊं कि मेटलर्जी की जॉब तो काफ़ी है। और आपने देखा होगा, आप थर्ड ईयर में हैं, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मैं मतलब पास आउट हो गया, अभी आप फोर्थ ईयर में आ गए। इससे पहले हमारे जितने बैच गए अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जॉब या लगी है। ये चीज़ है कि जो हमारे जो सीनियर्स हैं जो हमारे पास आउट हुए, दे आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, वो एक अच्छी पोजीशंस में, ज़रूरी नहीं है वो स्टील सेक्टर में, कुछ डिज़ाइनिंग के अंदर हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल में है, कुछ बहुत अच्छी मल्टीनेशनल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में है, जैसे एसजीएस हो गई, वेलोसिटी इंटेग्रिटी हो गई, वहाँ पे भी हमारे सीनियर्स वर्क कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी। इट्स ऑल अबाउट द पर्सन कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह कैच करता है, कितना एक्सप्लोर करता है। ठीक। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ करूंगा कि फेसबुक पे अक्सर लड़कियां जो है वो इस बात पे परेशान होती हैं कि हम कौन सी फील्ड चूज करें, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि मेटलर्जी को चूज कर लेती हैं, और फिर बाद में ऐसा होता है कि स्टील सेक्टर में ज़्यादा लड़कियों की जॉब ज़्यादा नहीं बनती। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है कि वो स्टील सेक्टर में रह के भी लड़कियां जॉब कर सकें इन मेटलर्जी? अच्छा, ये जो आपने अभी एक प्रॉब्लम जो रेस करी है, इसमें भी एक इशू है। वो ये है कि आप बाहर अगर यूरोप में जाएं या किसी भी बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे बेसिकली हर इंस्टीट्यूट में एक करियर काउंसलिंग कमेटी होती है जो बैठ के बच्चों को करियर की काउंसलिंग करती है। हमारे यहाँ वो सैडली वो नहीं है, करियर काउंसलिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है ना। हमारे यहाँ फैमिलीज जो हैं वो करियर काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, ठीक। उनको बैठा के पूछे कि व्हाट्स योर इंटरेस्ट, तो व्हाट शुड यू फॉलो। आप अगर इस एनईडी में जाना चाह रहे हो तो ये आपके पास फील्ड है, आप कौन सी लेना चाहते हो इनमें से, मतलब बेसिकली करियर काउंसलिंग होती है इंटरेस्ट की बेस पे। तो वो पाकिस्तान के अंदर उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है करियर काउंसलिंग का। तो ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं दे समटाइम्स चूज दोज फील्ड जो उनके लिए बेसिकली एप्लीकेबल तो कहेंगे, एप्लीकेबल तो हैं, बट उनके लिए इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाती।
बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि जैसे अगर आप स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर में ये बात सही है कि लड़कियों के लिए काम करना मुश्किल होता है, वहाँ पे लेबर होती है और टफ हेक्टिक कंडीशंस और टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं कभी कभार। Yeah. तो हमें आपने जैसे अगर आपने इंटर्नशिप करी हो स्टील मिल में तो आपको पता होगा कि वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल होता है। मैंने भी करी इंटर्नशिप, वी नो कि वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल होता है, लड़कियों के लिए तो एक्सट्रीमली मुश्किल होता है। तो अगर हम कहें या लड़कियां के लिए जो अच्छी फील्ड है वो चाहे तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आ सकती हैं, बट नहीं वहाँ देखो नहीं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में वो आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती है, इट्स देयर राइट। बट दे शुड नो कि वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी सब फील्ड्स हैं, ऐसा ही ऐसी है। तो अगर वो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जाना चाहें, जहाँ पे वो लैब में बैठ के सारे टेस्टिंग एंड क्वालिटी एंड पैरामीटर्स को सारे फॉलो करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो गई और क्वालिटी हो गई। और अच्छा, क्वालिटी के अंदर भी दो तरह की क्वालिटीज आ जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। दोनों वो लड़कियां कर सकती हैं। तो और भी बहुत सारी इसके अंदर सब फील्ड हैं जिसमें लड़कियां फॉलो कर सकती हैं। बस ये कि स्टील मिल में जब अगर आप बात करें फंडनेस के पास जाना, की फंडनेस वो फैक्ट्रीज में मुश्किल है जाना है, किसी तो लड़की वो के लिए लड़कियों के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लड़कियों को वहाँ अपने आप को लिमिट करना चाहिए, वरना पर लड़कियां करना चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा ही। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लें तो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि वहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें कोई मसले कोई डिफेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो आपको बताता है, या अगर आप वहां जॉब कर रहे हैं तो भी लड़की जॉब कर रही है तो वो बताएगी कि सैंपल आपका खराब है या फॉल्टी पीस है। खैर ऐसे बहुत शुक्रिया आपने ये सब बताया। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से परसेंटेज वाले बच्चे हैं जो, जैसे हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर बहुत एक हाई डिमांडिंग फील्ड है, तो डिमांडिंग फील्ड से मुराद ये कि 85 टू 90 वाले बच्चे वहां पर जाते हैं। तो कौन से एक हाई मार्जिन बता दें, एक लो मार्जिन बता दें कि भाई इतनी परसेंटेज से लेकर इतनी परसेंटेज तक मेडल में बच्चा आ सकता है, क्योंकि ये अच्छी फील्ड है और आने वाले वक्त में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे प्लांट और ओपन होंगे और जॉब वैकेंसी ज्यादा हो सकती है। तो बच्चों को अगर आइडिया हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे एग्रीगेट बोलते हैं 61 है, तो 61 पे क्या उनको मेडलर्जी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, एक ये चीज़ है इसमें कि आपकी जो एनईडी का मेरिट जो अब देख रहे हैं हम कि हर साल भर सर बढ़ता जा रहा है, मेरिट इज़ इंक्रीजिंग। ओके, तो अब जो करंट सिचुएशंस के मुताबिक जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उससे तो हमें ये पता चल रहा है कि अब अगर आपने बीई में मेटलर्जिकल में आपने एडमिशन लेना है तो योर परसेंटेज शुड फॉल अराउंड 70 to 75%। ओके, सही है। तो इसके अंदर अगर आपकी परसेंटेज लाई करती है तो इट्स इजी फॉर यू कि आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आप इजीली ले सकते हैं। अगर इससे बिलो है तो इट शुड मेक सम हर्डल फॉर यू, आपने फिर टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। यस। अच्छा, एक मेन मसला जो डिपार्टमेंट में हमारे अक्सर आता है, बच्चे ये सोच के एडमिशन ले रहे हैं, जैसे अभी मैं फर्स्ट ईयर को देखता हूँ, फर्स्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे मुझे एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि ये आप बता दें कि हम सीओडी कराएं या नहीं कराएं। तो इसके बारे में अगर बताएं कि सीओडी कराना उनके लिए बेस्ट है या नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों को इस चीज का नहीं पता कि मेटलर्जी एक बीई है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, सीओडी करवा लेते हैं और वो बीएस में जा रहे हैं, तो बीई की डिग्री की ज्यादा बढ़ते हैं बनस्बत के बीएस की। और अगर लड़कियों की बात करूं मैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मेटलर्जी चूज करने के बाद वो समझ रही हैं कि हम सीओडी करा के इलेक्ट्रिकल में जाते हैं। तो जैसे मेटलर्जी में उनकी ज्यादा जॉब्स नहीं है प्लांट पे, उसी तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी ज्यादा जॉब्स नहीं है। तो एक तो बीई बीएस के बारे में बता दें और ये बता दें कि सीओडी कराने का सही मशवरा है या नहीं। अच्छा, आपके इस सवाल की तरफ जाने से पहले एक बात मैं कह दूं कि फील्ड का जो पार्ट है दैट कम्स लेटर, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन। अगर स्कोप हमेशा पहले इंसान का होता है, इट्स ऑल अबाउट इट्स स्किल्स और उसकी एक्सपर्टीज, उसकी नॉलेज, ये सब चीज़ें पहले मैटर करती हैं, फील्ड बाद में आती है। ऐसा ही फील्ड पार्ट वेरी कम्स वेरी लेटर। ओके, तो अगर आप जैसे अगर आप सीडी का पूछ रहे थे कि चेंज ऑफ डिपार्टमेंट बच्चे करा लेते हैं, सो इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर अगर वो सीओडी करा रहे हैं, अगर वो उन्होंने एडमिशन लेते वक्त ही सोचा हुआ था, जैसे उनको मैकेनिकल लेनी है, उनका इंटरेस्ट है मैकेनिकल लेने में और उन्होंने मेटलर्जी ले लिया, अगर वो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट कराएं तो इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर इंटरेस्ट कि वो अगर वो करवाना चाह रहे हैं तो बेसिकली देयर राइट, ठीक है। पर अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको इसी तरह सीओडी इसलिए करवाना है कि दे आर नॉट नोन अबाउट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो फिर वहाँ पे थोड़ा एक इशू आ जाते हैं कि अगर आप बेसिकली कहने का मकसद ये है कि सीओडी आप जब भी कराएं जब आपके पास एक सॉलिड रीज़न हो एक फील्ड को फॉलो करने का, कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज़ है, मेरा वो इंटरेस्ट है, मेरा बचपन से गोल है या जो भी है, तो जब जाके आप सीओडी कराएं। वरना आई विल सजेस्ट कि आप बी मेटलर्जी के अंदर ही रहें
बीएस की तरफ ना जाएं, क्योंकि बीई की डिमांड पाकिस्तान में ज़्यादा है, बीएस की डिमांड यूरोप में ज़्यादा है, बीई की डिमांड पाकिस्तान में ज़्यादा है। नहीं देखिए, बच्चों का जो मेन मसला है वो यही है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मेटलर्जी सीओडी करवा के हम सॉफ्टवेयर जा रहे हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ आप सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चों को कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसी तो बट मैं समझता हूँ कि मेटलर्जी अच्छी फील्ड है, और पाकिस्तान के हिसाब से एनईडी की पढ़ाई मेटलर्जी में देखा जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे नहीं जिसमें पढ़ाई थोड़ी हमारी खराब है या फिर टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट है, मगर मेटलर्जी के टीचर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे कि उनका माहौल किस तरह है बच्चों के साथ? देखें, मेटलर्जी में स्टे करने का, यहाँ पे अभी तक 4 साल पढ़ने का वाइड रीज़न जो रहा है ना, उसमें 50% जो एक्नॉलेजमेंट मैं आपको किसी को दूंगा तो उनको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी पर। ऐसा ही तो फैकल्टी जो है एनईडी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी फैकल्टी है। वहाँ के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, चेयरमैन एंड लेक्चरर्स, दे आर वेरी सपोर्टिव और दे आर वेरी लिटरेट पीपल, दे आर वेरी एजुकेट। मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि 4 साल में मुझे कोई इशू आया हो या मैं किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो, मुझे किसी टीचर की हेल्प चाहिए हो तो उन्होंने मेरी हेल्प ना करी हो। दे हैव कंट्रीब्यूटेड एंड वेरी हेल्प मच अलॉट। उन्होंने, मतलब एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बच्चे की हेल्प करना, सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो इन माय ओपिनियन के मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग को फॉलो करें। अच्छा, सर आप जरा मुझे ये बताएं कि आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं एज अ मेटलर्जिस्ट? देखिए, एज अ मेटलर्जिस्ट अपने आप को मैं कुछ सालों में एक नैनो मटेरियल साइंटिस्ट देखता हूँ, क्योंकि अच्छा मेटलर्जी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सब फील्ड्स होती हैं, आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस फील्ड इन द फ्यूचर एज वेल, तो मैं अपने मास्टर्स में अपने आप को एक नैनो मटेरियल साइंटिस्ट ही देखता हूँ। नैनो मटेरियल एक अच्छी फील्ड है। बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो पाकिस्तान की शान थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भी एज अ मेटलर्जी इंजीनियर हुए थे। और जो गूगल के अभी सीईओ हैं करंट, वो संदीप पिचाई, वो भी जो है वो मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। और तो इसके बारे में अशर अगर बच्चों को गाइड कर दें कि आपको बाउंड नहीं होना है फील्ड के अंदर रहकर, आपको जरा और चीज़ों में मास्टर्स की अगर बात करें तो जो संदीप पिचाई है एज अ मास्टर वो कहीं और जाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, ये जिस तरह आपने बात करी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि एक संदीप पिचाई जो है वो एक मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। बट सारी जो होती है इंटरेस्ट की होती है। इफ़ ही हैज़ इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर, क्या हो सकता है उसको 4 सालों में अपनी या फिर अपने अंडर ग्रेजुएट में उसको इंटरेस्ट ना डेवलप हुआ, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर की तरफ चला गया, बट दैट पर्सन हैड स्किल्स, हैड एक्सपर्टीज, हैड नॉलेज, बिकॉज जब वो मास्टर्स में अगर उसने अपना सॉफ्टवेयर में किया या आईटी में किया, दैट ही बिकेम द सीईओ ऑफ द गूगल। सो ये छोटी चीज़ नहीं थी। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सन। इन दैट सर मैं आपसे एक छोटा सवाल करूंगा कि जो बच्चे अभी एनडी में आएंगे एज अ फ्रेशर, एनडी आ जाए, किसी भी डिपार्टमेंट आ जाए, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे, एक छोटी सी एडवाइस उनके लिए? यार, अगर मैं उनसे एक एडवाइस दूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको इससे ये एडवाइस दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अप करें अपने आप को और लोगों से मिलें। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बच्चों को ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, यूनिवर्सिटी जो है ना एक मैप की तरह, एक मैप ऑफ ट्रेजर्स, इट्स लाइक अ मैप ऑफ ट्रेजर्स। तो बेसिकली तुम्हारे पास जो भी स्किल है या तुम्हारे पास जो भी इंटरेस्ट है, अगर तुमने उसको यहाँ पॉलिश करना है तो यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं, अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। वी हैव सोसाइटी फॉर डिबेटिंग, फॉर ग्राफिक एडिटिंग और हर तरह की, समझे, टीम है, ग्रुप्स हैं, दे आर वर्किंग। तो आप उन ग्रुप्स के अंदर अपने आप को इंडल्ज करें, वहाँ पे अपने से सीखें। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि यूनिवर्सिटी जो है एक मैप है। अब आपने या आपके ऊपर है कि आप उस ट्रेजर्स को कितना हंट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट हंटिंग की यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ट्रेजर हंटिंग करनी है। और भी बहुत सारी एडवाइजेज हैं, पर ये मैं एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि बच्चों की जो जर्नी है वो जहाँ से स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट। मेरी अगर जर्नी स्टार्ट हुई थी तो वो हुई थी सेल्फ रियलाइजेशन कि बेसिकली वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ मार्केट में। तो आपने जैसे बताया मैं सोफी नेशनल विनर था, तो बेसिकली वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने एक लोकल कंपटीशन में पार्ट लिया, मुझे पता चला कि मेरी जो है पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी गुड। तो वहाँ से फिर मैंने अपने आप कैचअप करना शुरू किया, पॉलिश करना शुरू किया। तो बेसिकली सारी स्टार्ट जो है जर्नी का वो सेल्फ रियलाइजेशन से। बच्चों को चाहिए कि वो कॉम्पिटिशन्स में, सोसाइटीज़ में, न्यू न्यू थिंग्स में पार्ट लें, ताकि उनको पता चले कि वो स्टैंड क्या करते हैं, उनके पास क्या स्किल्स हैं, क्या उनकी ग्रेटनेस है, क्या वीकनेसेस है। जब तक उनको ये नहीं पता चलेगी ना, तो आई डोंट थिंक कि उनको बहुत टाइम लग जाएगा अपने आप को आइडेंटिफाई करने में। तो कहने का मकसद ये, सबसे पहले वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने हमारी एक कायनात को बनाया ना, तो एक वसी चीज़ें बनाई है और बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं। जिस तरह हम जो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, बाहर जाके सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट एज लाइक दैट अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर भी, हमारे माइंड के अंदर भी एक यूनिवर्स बनाई है।
ऐसा ही इट इज कम्प्लीटली मिस्टीरियस। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना मिस्टीरियस हंटिंग करते हैं वहाँ पे जाके, आप कितना अपने आप को समझते हैं। So it's all about that. होप कि आज का सेशन जो है वो हमारा आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा, और खासकर जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उसको उनको उस बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज मिल गई होगी। इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपको मुझसे पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम वगैरह भेज दूंगा। अगर पर्सनली मुझसे पूछनी हो कोई चीज़ें वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि द थिंग यू आर डूइंग, आप जो ये सेशंस करवा रहे हैं फॉर द फ्रेशर्स, यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग। तो अनस के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। व्हाट्स इज द नेम ऑफ योर चैनल? AB यूनिवर्स को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अनस की वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।